नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया। उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों देश भर में चर्चाओं में है, केंद्र में है। संभल में जगह जगह सनातन के निशान मिल रहे हैं। अवैध अतिक्रमण और मस्जिदों के भीतर हिंदुत्व की बुनियाद मिल रही है। हिंदू पक्षों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है, तो मुस्लिम पक्ष के रातों की नींद उड़ी हुई है। संभल मामले पर आज एक नया अध्याय भी जुड़ गया। प्रशासन की अपील के बाद एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने संभल दौरा किया। करीब 10 घंटों तक संभल के अलग अलग जगहों पर सर्वे किया गया। इसमें 5 महत्वपूर्ण तीर्थ और 19 कुएं शामिल हैं। संभल में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का सर्वेक्षण किया। सर्वे का काम सुबह 6 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3:30 बजे पूरा हुआ, यानी करीब 10 घंटे तक संभल में कई जगहों पर सर्वे चलता रहा और एएसआई के 4 सदस्यों वाली टीम डटी रही। सर्वे में प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर शामिल थे। ये सभी स्थान पुरातात्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सर्वे के बाद इन्हें संरक्षित करने की दिशा में फैसले किए जा सकते हैं। एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया, उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप है, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। जो अभी नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण उन्होंने किया है। तो जितने कूप थे उन सभी का एक बार कर लिया, क्योंकि पैमाइश उन्होंने कहा था वो करवा के हमने पहले रख ली थी ताकि किसी प्रकार की देरी नहीं। लगभग 8 से 10 घंटे। कितने लोग थे सर ये जो एएसआई से आए? 4 सदस्य थे, वही जो लेटर में नाम। शुक्रवार और जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। संभल के चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी गई थी ताकि दुष्प्रचार को हथियार बनाकर यहाँ गड़बड़ी न की जा सके। एएसआई ने सर्वे कर लिया है। अब एएसआई की तरफ से रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। हिंदू मुस्लिम पक्षों के साथ साथ सरकार, प्रशासन और कोर्ट को भी इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अगर आप क्रोनोलॉजी और साइकोलॉजी समझेंगे ना, तो एएसआई का यह सर्वे काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको ग्राफिकली भी समझा देता हूं ताकि आसानी से आप समझ पाएं कि संभल में आखिर हो क्या रहा है। ग्राफिकली आपको बता देता हूं कि एएसआई ने संभल में क्या क्या निरीक्षण किया है। देखिए, भद्रकाश्रम तीर्थ स्थल, यहां पर वो पहुंचे। इसके बाद स्वर्गदीप तीर्थ स्थल पहुंची एएसआई की टीम। एएसआई की टीम ने चक्रपाणी तीर्थ स्थल का भी दौरा किया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है संभल के लिहाज से, संभल के इतिहास के लिहाज से। इसके अलावा प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर का भी निरीक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने किया है। साथ ही 19 कुओं का भी निरीक्षण एएसआई की टीम ने किया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि संभल पहुंची एएसआई टीम ने करीब 10 घंटों तक संभल में अलग अलग जगहों पर सर्वे किया। शिव मंदिर की कार्बन डेटिंग की गई। संभल के खग्गूसराय में जो शिव मंदिर मिला था, आपको याद होगा, वो तस्वीर आपने देखी होंगी। वहां पर कार्बन डेटिंग की, ये कितना पुराना मंदिर है, इसको लेकर एएसआई का एक कदम काफी इंपॉर्टेंट है। कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भी एएसआई की टीम वहां पर सैंपल्स लेने के लिए पहुंची हुई थी। कार्बन डेटिंग से मंदिर और कुएं की उम्र मालूम होगी। जैसे मैंने बताया, कितने साल पुराना, इसका इतिहास क्या है, किस सदी में इसका निर्माण हुआ, इन तमाम चीजों का ये सवाल आपके भी जहन में होंगे। और एएसआई की टीम का यहां पहुंचना, सर्वे करना, इस दिशा में हर किसी की उम्मीदों को और ज्यादा जलाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आप, संभल पहुंची एएसआई टीम ने करीब 10 घंटों तक अलग अलग जगहों पर सर्वे किया। संभल के खग्गूसराय में शिव मंदिर जो मिला, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कुएं की कार्बन डेटिंग से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स, तमाम चीजें उन्होंने ली हैं। और संभल में जो दंगल मचा हुआ है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना कि संभल में सनातन के निशान, इसीलिए जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो इन सबूतों के बाद काफी ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहे हैं। अब क्योंकि तमाम चीजों पर हम परत दर परत आगे बढ़ रहे हैं, ग्राफिकली मैं आपको यह भी समझा दूं कि मंदिर पर अवैध कब्जा जो था, यह मंदिर कहां पर है। यह मंदिर संभल के खग्गूसराय इलाके में है। आपको बताऊं कि यह मंदिर समाजवादी पार्टी के सांसद
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 200 से 300 मीटर, जी हां, महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। जानकारी यह आई कि 1978 के बाद से मंदिर बंद पड़ा था और इस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं भी है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई थी, उसकी भी खुदाई जारी है। मंदिर संभल के खग्गू सराय इलाके में है। और आपको यह भी बता दूं, जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र को काफी ऐतिहासिक बताया, एक ऐतिहासिक धरोहर बताई। प्रशासन इसको संरक्षित करने की भी बात कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा कदम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली आपको बता देता हूं कि यह मंदिर मिला कैसे था, वो भी आपकी यादें ताजा करवा दूं जहन में। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया था। आपको याद होगा किस तरीके से फोर्सेस के ऊपर भी अटैक किया था। अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी को लेकर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई को, सख्त एक्शन को अंजाम दिया था। अब जब वहां पर निगम की टीम पहुंची, बिजली विभाग के लोग पहुंचे, तो वो अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे थे, एंक्रोचमेंट को तोड़ रहे थे। एकदम से सामने मंदिर आ गया, गेट खोला तो अंदर बम बम बोले के नारे लगना बाहर शुरू हो गए और प्रशासन ने कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही थी। आपको याद दिला दूं, डीएम राजेंद्र पेंसिया थे। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण में प्रशासन भी अपनी तरफ से आगे आएगा, उसको पुनर्निर्माण करेगा। प्राचीन कुएं की खुदाई के लिए प्रशासन पूरी मदद करेगा। एक के बाद एक जो तमाम खुलासे हुए, एक तरफ सनातन, दूसरी तरफ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी बर्क साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं। इलाके में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे क्योंकि बार बार शिकायतें आ रही थी कि कंटी डाली जा रहा है, कंटा डाला जा रहा है। इलाके में बिजली चोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ। संभल में बिजली चोरी के कई बड़े मामले सामने आए। उसके बाद प्रशासन भी एक्टिव हो गया। प्रशासन ने सैकड़ों घरों में अवैध कनेक्शन भी पाए हैं। कई घरों में पानी गर्म करने के लिए रॉड और हीटर का भी अवैध उपयोग किया जा रहा था। इसके साथ साथ 3 मस्जिदों से घरों में बिजली सप्लाई के तार भी मिले हैं। यहां से प्रशासन और ज्यादा एक्टिव हो गया। प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने लोगों से शांति व्यवस्था बरकरार रखने की भी अपील की। और अभी भी आप जान रहे हैं बिजली विभाग का भी एक्शन जारी है और योगी बाबा का बुलडोजर भी अवैध एंक्रोचमेंट को फ्री कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभल में दस्तक दे चुकी है। अब क्या होगा? यहां से कार्बन डेटिंग से पुरातात्विक खोज होगी। आप जानते हैं पुरातात्विक खोज में काम आता है। कार्बन डेटिंग का नाम किसी पुरातात्विक खोज में आता है। दुनिया में, मैं आपको बताऊं इसका इतिहास भी अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूं, कि दुनिया में पहली बार कार्बन डेटिंग का उपयोग ब्रिटेन के स्टोनहेंज में हुआ था और इसमें पता चला कि स्मारक 3 से 2000 ईसा पूर्व अलग अलग चरणों में निर्मित हुआ है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के दौरान उन सारी चीजों की जांच हुई, जो चीजें वहां से मिले, जो सबूत वहां से मिले। इससे स्मारक के बनने के समय का अंदाजा भी हुआ। इसके बाद से कार्बन डेटिंग होने लगी। अलग अलग जगहों की इनकी पुरातात्विक विरासत क्या है उसको जानने के लिए कार्बन डेटिंग दुनिया भर में होने लगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की भी खोज की बात है। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने कार्बन डेटिंग पर काम किया और यहां से दिन रात एक किया, मेहनत की। हजारों साल पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की को भी खोज निकाला। आपको याद होगा देश का वो विवाद जो 500 सालों से लंबित था, यानी राम मंदिर विवाद को भी कार्बन डेटिंग से ही सुलझाया गया। एएसआई ने मानो इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। एएसआई ने सर्वे में मालूम किया कि वहां मस्जिद से पहले एक मंदिर का स्ट्रक्चर था। लगभग 3000 साल पुराना इतिहास भी सामने आया, जो कि बाद में डॉक्यूमेंट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहा। जो फैसला आया, राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया था। अब देखिए, ज्ञानवापी में भी बड़ा विवाद, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में भी इसी प्रोसेस को अपनाने की बात हुई थी। कार्बन डेटिंग, इस पर दुनिया विश्वास करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। अब क्योंकि पूरा मामला दुनिया की निगाहें, देश की निगाहें संभल पर है, तो संभल मामले में एक बार फिर से कार्बन डेटिंग की एंट्री हो गई। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि कार्बन डेटिंग क्या है, कहां का इस्तेमाल हुआ, कार्बन डेटिंग को लेकर देश में इससे पहले जो मामले थे उसमें कैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कार्बन डेटिंग का, वो मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग काम कैसे करती है? देखिए, कोई कल्चर या उससे जुड़ी चीज कितनी पुरानी है, इसका पता लगाने के लिए, उसकी उम्र पता लगाने के लिए, किस सदी की है यह जानने के लिए खुदाई में मिली चीजों की जांच की जाती है। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे वक्त की टाइम मशीन आप कह सकते हैं। टाइम मशीन, जो भी आपको मिला उसकी उम्र कितनी है, किस सदी की है, यह कार्बन बेस्ड इमारतों, लकड़ी, हड्डियों की उम्र का पता लगाती है और उन सभी चीजों की उम्र का अनुमान लगाती है जिसमें कार्बन हो। कार्बन होना चाहिए, कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन होना चाहिए। और यह तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि सभी जीवों और जीवों के अंश से बनी चीजों में कार्बन होता है। कार्बन डेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही, और इसी कार्बन के आधार पर उस चीज की उम्र निकाली जाती है, कितनी पुरानी है, इसका पुरातात्विक महत्व क्या है, यह विरासत कितने 100 साल पुरानी है, कितने 1000 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग इसी के इर्द गिर्द काम करता है और इसको दुनिया भर में माना भी जाता है। मैं आपको आगे बढ़ाऊं और कार्बन डेटिंग के बारे में और बताऊं। देखिए, हम सभी में कार्बन होता है, दो तरीके का कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 14, इन टेक्स्ट को, इस शब्द को याद रखिएगा, शब्दावली को। जब तक कोई जिंदा है उसके शरीर में दोनों ही तरह के कार्बन का बैलेंस रहता है, लेकिन मौत के बाद यह तस्वीर जो है वो बदल जाती है। जब कोई चीज खत्म हो जाए, यानी मौत के बाद जो तस्वीर रहती है, जो चेंज होती है, जब कोई चीज खत्म हो जाए, यानी मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं, यानी एक इंसान की अगर मौत हो जाए, किसी जीव जैसे पेड़ सूख जाए, तो उसमें कार्बन 14 भी खत्म हो जाता है। लेकिन कार्बन 12, मैंने आपसे कहा था कार्बन 14, कार्बन 12, ये टेक्स्ट याद रखिएगा, कार्बन 12 तब भी बना रहता है। और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसी कार्बन की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। अब कार्बन 14 के खत्म होने की रफ्तार से भी उम्र मालूम हो जाती है। जी हां, और इसी के इर्द गिर्द कार्बन डेटिंग का पूरा प्रोसीजर रहता है। अब मैंने आपको कार्बन डेटिंग के बारे में तो बता ही दिया, अब आप ये भी तो समझिए कि ये तरीका कितना सटीक है, इसकी एक्सेसिबिलिटी देश दुनिया में है, लेकिन कितना सटीक है। अब आप देखिए, 50,000 साल पुरानी चीजों का लगभग सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग के। 50,000 साल, इसके बाद यह अनुमान जो है वो हल्का पड़ने लग जाता है। कार्बन डेटिंग में आप 50,000 साल पुरानी चीजों के बारे में जान सकते हैं। अब डेटिंग की यह तकनीक केवल जिंदा चीजों जैसे पेड़ की लकड़ी हो गई, कागज हो गया, हड्डियां हो गई, इन पर ही वो काम करती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया कि कागज, हड्डियां, इन तमाम चीजों में कार्बन होता है, कार्बन 12, कार्बन 14। इसके अलावा धातु या पत्थर जैसी चीजों के बारे में इनका अनुमान जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सटीक भी मानते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स में इसका जो अनुमान निकल कर आता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। लेकिन बावजूद उसके, अब मृत चीजें, आपके मन में बात आई होगी कि मृत चीजों की, नॉन लिविंग थिंग्स की कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं इस बारे में भी। मंदिर या कुएं की कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। बचपन में हम सबने पढ़ा है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, इसके लिए भी एक खास प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जिसको अपनाया जाता है, और एक खास तरीके के तहत जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जिनको हम मृत चीजें कह रहे हैं, उनके लिए यह तरीका जो है इसे इनडायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट तरीका है। अब फॉर एग्जाम्पल, इमारत के साथ कोई कार्बनिक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मरे हुए कीड़े, फंसे हुए पौधे, तो उनसे भी पता लगाया जा सकता है कि यह चीज कितनी पुरानी है। अभी अपने इस सेगमेंट में मैंने आपको समझाया कि कार्बन डेटिंग क्या है, और कार्बन डेटिंग क्यों समझाया, क्योंकि संभल विवाद में अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी एंट्री हो गई है। मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन 12 क्या है, कार्बन 14 क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी कार्बन डेटिंग किस तरीके से हो सकती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी जो मृत चीजें हैं उनकी कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और भी तो तरीके होंगे। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सिर्फ कार्बन डेटिंग ही एक तरीका है जिससे आप किसी भी चीज की उम्र
उसकी विरासत, उसका पुरातात्विक महत्व समझे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको ग्राफिकली आपके सामने रखता हूं वो दूसरे तरीके जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, कार्बन डेटिंग के अलावा चीजों की उम्र पता लगाने के लिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, पुरातात्विक विभाग है, कई और दूसरे तरीकों का भी जो विश्वस्त हैं, जिनको दुनिया मानती है, उनका इस्तेमाल करता है। जैसे थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। और इस डेटिंग से पत्थर, मिट्टी और क्रिस्टल की उम्र का पता लग जाता है। इसके अलावा दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी है वो भी आपको बताता हूं। देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जी हां, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के जरिए पेड़ों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। जी हां, ये और टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आप किसी भी चीज का पुरातात्विक महत्व समझ सकते हैं। आसपास घट चुकी पर्यावरणीय चीजों का पता यह लगाता है। इसके अलावा थर्मोल्यूमिनेसेंस और ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग उन पर काम करते हैं। ये और टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर एक्सपर्ट जो हैं वो काम करते हैं। सूरज के कांटेक्ट में जो चीजें कम आई हैं उस पर यह टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। इसके अलावा स्ट्रैटिग्राफी में जमीन की परतों की, आप जानते हैं जमीन की, अर्थ की कई सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स की स्टडी से भी कई बातें, कई सारे तथ्य, कई सत्य निकलकर सामने आते हैं। अब मैंने आपको समझाया कि किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन संभल का मूल विवाद क्या है वो भी आपको एक बार आपके जहन में ले आता हूं। जामा मस्जिद विवाद काफी पुराना है और ये और ज्यादा गहरा गया है। देखिए, सैकड़ों साल पुराने जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा आज से नहीं, दशकों से किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर है। जी हां, वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है। कलयुग में विष्णु के दशावतारों में से एक कल्कि का अवतार होने वाला है। जो लोग सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको पता है कल्कि जी आएंगे। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है बताऊं आपको। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के कोई तथ्य नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिले की सिविल कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे हुआ था। आपको याद दिला दूं, मैं एक पिटीशन दाखिल की गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप सर्वे कीजिए। आपको याद होगा तारीख 19 नवंबर को संभल की इस मस्जिद का सर्वे का काम किया गया और प्रदेश में सांप्रदायिक सियासत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसके बाद आपको याद होगा 24 तारीख को भी टीम पहुंची और 24 तारीख को क्या कुछ हुआ, वो तस्वीरें, वो विजुअल्स अभी तक लोगों के दिलों से गए नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इतिहास भी बता देता हूं, जामा मस्जिद का इतिहास और दलील क्या है। देखिए, संभल में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को नहीं बनवाया था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले ही कराया हो, लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में नहीं बनी थी। मुगल काल से पहले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ। मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहां पर कोई मस्जिद नहीं बनाई थी। मस्जिद का वास्तु भी इशारा करता है कि यह मुगल कालीन नहीं है। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं। इतिहास क्या कुछ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष का दावा क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर दावा कर रहा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर बनवाया गया और सबूत, क्योंकि हर चीज सबूत मांगती है ना, तो सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट का जिक्र बार बार किया गया। बाबरनामा, यह नाम आपने जरूर सुना होगा, बाबरनामा का जिक्र भी बार बार किया जा रहा है। आपको बताऊं, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 1874 और 1875 की है, जिसमें 1879 में तैयार किया गया था और एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसईएल कार्ले ने इस सर्वे को लीड किया था। उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा सर्वे का काम हुआ। अब रिपोर्ट से मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है। बाबरनामा का जिक्र है, एएसआई की रिपोर्ट है और इसलिए विवाद है। अब यह रिपोर्ट क्या है, कार्ले की सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको बताऊं। रिपोर्ट कहती है कि संभल के जामा मस्जिद पर हिंदू दावा करते हैं और जो हिंदू पक्ष है बहुत मजबूती से कहता है कि यह हरिहर मंदिर है। वो हरिहर मंदिर होने का इसमें दावा करता है और इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय
गुंबदाकार कक्ष भी है। जी हां, आसमान लंबाई के 2 विंग हैं, जो कि उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच है और दक्षिणी विंग केवल 38 फीट 1 इंच का है। इसके अलावा आपको बताऊं, प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार भी हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं, सबकी चौड़ाई अलग है। और मुस्लिम पक्ष इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं। ये उस रिपोर्ट में है, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। मस्जिद के अंदर एक शिलालेख इशारा करता है, उस शिलालेख पर साफ तौर पर बाबर का नाम भी लिखा हुआ है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि यह एक जालसाजी है। हिंदू पक्ष यह दावा करते हैं कि इस स्लैब पर इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख है और इसलिए विवाद लगातार सामने है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली आपको बताऊं कि मुस्लिमों ने भी कबूला है जो कार्ले की रिपोर्ट है। 1879 में तैयार रिपोर्ट में कार्ले ने जिक्र किया, क्या जिक्र किया कि संभल के कई मुसलमानों ने मेरे सामने ये कबूल किया कि बाबर के नाम वाला जो शिलालेख है ना, जो पट्टी वहां पर लगी है, वो फर्जी है, जाली है। मुसलमानों को इमारत पर गदर के समय उससे थोड़ा पहले, यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। जी हां, और उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था। यह कब्जाई हुई जमीन है। तब संभल के जज के सामने इस मामले पर एक केस चला, एक मुकदमा चला और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देकर मुकदमा जीता था। इसलिए विवाद है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शाही जामा मस्जिद नहीं है, ये हरिहर है। कुछ रिपोर्ट्स भी इस तरफ बातें करती हैं और रिपोर्ट्स में क्या कुछ कबूला मुस्लिमों ने, मुस्लिम पक्ष ने, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये कार्ले रिपोर्ट है, मैं अपने शब्द नहीं डाल रहा, कार्ले रिपोर्ट है। अब कार्ले के सर्वे रिपोर्ट में निशान भी देखे गए। सर्वे रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मैंने वो निशान देखे जिससे पता चलता है कि पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत मोटी थी। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े देखे गए, जिनमें से एक नालीदार स्तंभ का ऊपरी भाग था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में तोड़े गए मोहम्मदी विंग्स छोटी ईंटों से बने हैं। यानी जहां भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं था, मैंने पाया कि ईंटें छोटी थी और मिट्टी के गारे में लगी हुई थी। कार्ले की सर्वे रिपोर्ट में यह है कि हमने वहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे, ये निशान देखे। संभल सहित देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है, इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। योगी ने कहा कि किस तरह से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया गया। उन्होंने सनातन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। और इसी के साथ उस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।